एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट मिशिका गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही बेसिक और फाउंडेशनल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ प्रपोजल और वी कैन से इट एज ऑफर। एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ पर बेस्ड होता है? वो होता है प्रपोजल पर। अगर वैलिड प्रपोजल ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, प्रॉमिस नहीं बनेगा, अग्रीमेंट नहीं बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो होता है ऑफर। इसीलिए जब कोर्ट जब भी किसी कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को एग्जामिन करते हैं, सबसे पहला जनरली वो यही क्वेश्चन करते हैं, वेदर देयर वाज अ वैलिड ऑफर। अगर वैलिड ऑफर ही नहीं है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कोलैप्स कर जाता है। सो जो ऑफर होता है या प्रपोजल होता है वो एक फाउंडेशनल स्टोन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की। अब प्रपोजल और ये ऑफर का क्या कंसेप्ट है? दोनों ही सेम है तो डिफरेंस क्या है? जो प्रपोजल है वो हम इंडियन लॉ में उसे रेफर करते हैं एज अ प्रपोजल, बट ऑफर एक इंग्लिश लॉ का टर्म है। इंग्लिश लॉ में उसको रेफर किया जाता था एज ऑफर। सो ऑफर एंड प्रपोजल बोथ आर सेम थिंग, बट वन इज रेफर्ड फ्रॉम इंग्लिश लॉ एंड वन इज फ्रॉम इंडियन लॉ। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, उसकी डेफिनेशन से प्रपोजल की। What it says, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absistence, he is said to make a proposal. अब इस डेफिनेशन को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। एवरी वर्ड मतलब when one person, मतलब प्रपोजल एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है। जो प्रपोजल करता है उसे कहते हैं ऑफरर यानी प्रपोजर। अब इसमें क्या लिखा है? सिग्निफाइज। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफाइज? सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट। सिर्फ मन में सोच लेना इनफ नहीं होता। सपोज ए सीक्रेटली सोचता है मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, बट वो किसी को बताता ही नहीं, तो क्या यहाँ पर एक वैलिड प्रपोजल या ऑफर एग्जिस्ट करेगा? नो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ किसी भी सीक्रेट इंटेंशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। लॉ सिर्फ आउटवर्ड एक्सप्रेशन को देखता है, आपने क्या चीज़ कम्युनिकेट करा, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ फॉलो करता है एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी को। मतलब लॉ ये नहीं देखता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, लॉ ये देखता है कि एक रीजनेबल पर्सन आपके कंडक्ट को कैसे समझेगा। अगर मैं बताऊंगी ही नहीं कि मैं अपनी कार सेल करना चाहती हूँ तो एक वैलिड ऑफर बन ही नहीं सकता कभी। अगर मैं कुछ भी सोचूं अपने माइंड में तो क्या लॉ उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है? थॉट्स तो मेरे माइंड में 100 हैं, लेकिन अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी देन इट डजेंट मैटर, वहाँ पर एक वैलिड ऑफर या प्रपोजल बनता ही नहीं कभी। सो बेसिकली सीक्रेट इंटेंशन कभी भी प्रपोजल नहीं बनता, कम्युनिकेटेड इंटेंशन ही एक वैलिड प्रपोजल है। नेक्स्ट इज टू अनदर हिज विलिंगनेस। हिज विलिंगनेस यानी प्रपोजल में क्लियर विलिंगनेस होनी चाहिए, सिर्फ डिस्कशन या नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बोलता है शायद फ्यूचर में मैं अपना हाउस बेच दूँ। ये एक वैलिड प्रपोजल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ पर एक सर्टिनिटी नहीं है फ्यूचर में कितने टाइम बाद कितने अमाउंट में, आपने कुछ डिस्कशन नहीं किया, आपने एक जनरल थॉट बोला है फ्यूचर में मैं अपना शायद घर बेच दूँ, कितने अमाउंट में, क्या, कब, देयर इज़ नो सर्टिनिटी इन दिस। अब ऑन दी अदर हैंड ए बोलता है मैं तुम्हें अपना हाउस 50 lakhs में बेचूंगा। यहाँ पर डेफिनेट विलिंगनेस है, इस वजह से ये एक वैलिड प्रपोजल है। नेक्स्ट इज टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीन यहाँ पर जो प्रपोजल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव प्रपोजल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फर्नीचर तुम्हें सप्लाई कर दूंगा, दिस इज पॉजिटिव प्रपोजल। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीन्स एक नेगेटिव प्रपोजल भी हो सकता है। मैं आपको बोलती हूँ अगर आप मेरी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपके ऊपर लीगल केस नहीं फाइल करूँगा। सो दिस इज नेगेटिव प्रपोजल। यहाँ पर मैं अगर आप मुझे कुछ चीज़ करेंगे तब मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, यानी टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एक पॉजिटिव प्रपोजल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और दोनों ही वैलिड प्रपोजल्स हैं। नेक्स्ट इज विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। अब ये जो फ्रेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल का पर्पस होना चाहिए बेसिकली एक्सेप्टेंस लेना। अगर स्टेटमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्रपोजल नहीं होगा। इसी लाइन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लैंडमार्क जजमेंट निकल कर आता है, दैट इज हार्वे वर्सेस फेसी ऑफ 1893। ये केस जो है वो बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है, इसके फैक्ट्स क्या होते हैं? जो हार्वे है उसने एक टेलीग्राम भेजा, विल यू सेल बम्पर हॉल पेन टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस।
अब इसमें फैसे ने रिप्लाई किया कि लोएस्ट प्राइस विल बी ऑफ 900 यूरो। हार्वे ने बोला वी अग्री टू बाय एट 900 यूरो। लेटर फैसे ने उसको रिफ्यूज़ कर देता है। अब यहाँ पर इशू क्या रेज हुआ, क्या फैसे ने वैलिड ऑफर दिया था? तो कोर्ट ने बोला नो, फैसे ने सिर्फ यहाँ पर प्राइस बता रहा था, उसने फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं करी थी। सो यहाँ पर इस केस से एक प्रिंसिपल निकल के आता है, मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर और आंसर टू अ क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको समझें, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट। मतलब आप किसी से कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, एक इंसान दूसरे इंसान को जब कुछ चीज़ अपनी एक्सप्रेस करेगा एक कंसेंट लेने के थॉट से, उसको हम एक प्रपोजल कहते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में डिफाइंड है। प्रपोजल के बाद आता है एक एक्सेप्टेंस। अब आपने प्रपोज किया, अब वो या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा देन देयर इज नो फर्दर स्टेप्स, बट इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर तो यहाँ पर एक प्रॉमिस बन जाता है। सेक्शन 2 भी बोलता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. So basically जब एक इंसान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें एसेंट दे देता है, अपनी कम्युनिकेशन दे देता है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो वहाँ पर जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और उसी प्रपोजल को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम प्रॉमिस कह देते हैं। सो वी कैन से दैट प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू अ प्रॉमिस। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मानो ए बोलता है आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार फॉर 5 लाख रुपीज़। बी बोलता है ओके आई एक्सेप्ट दिस ऑफर। सो यहाँ पर क्या हुआ, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस हुआ, इसी से एक प्रॉमिस बन गया। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट समझते हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बोथ आर डिफाइंड। सो 2C बोलता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। मीन्स प्रॉमिसर कौन हुआ, जो प्रपोजल देता है उसको हम कहते हैं प्रपोजर और प्रॉमिसर। एंड हु इज़ प्रॉमिसी, जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको हम प्रॉमिसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बोलता है मैं अपनी बाइक बेचूंगा, बी बोलता है मैं उस बाइक को ले लूँगा। ए क्या हुआ, प्रॉमिसर, बी क्या हुआ, प्रॉमिसी। सो दिस इज द बेसिक प्रपोजल, प्रॉमिस एंड प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी डेफिनेशन। अब हम समझते हैं एक ऑफर बनाने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। सो उन एसेंशियल एलिमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। हमारे पास 9 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं टू मेक अ वैलिड ऑफर। फर्स्ट, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर 2 तरह का हो सकता है, एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर कौन सा होता है, जब ऑफर वर्ड्स के थ्रू दिया जाए, वो स्पोकन भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लैपटॉप 40,000 रुपीज़ में बेचना चाहती हूँ, दिस इज़ अ एक्सप्रेस्ड ऑफर। ये मैंने बोल कर बताया, अगर मैं लिख कर देती हूँ देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सप्रेस्ड ऑफर। अब इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर एक कंडक्ट से दिखता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बस स्टॉप पर बस आकर रुकती है, आप उसमें चढ़ जाते हैं। अब आपने जब उस बस की सर्विस ली तो आपके कंडक्ट से पता लग रहा है कि आप उस बस की सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टिकट भी लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ इम्प्लाइड ऑफर, जहाँ पर आपके कंडक्ट से पता लगता है, किसी चीज़ से आपके पता लगता है कि आप उसकी सर्विसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इम्प्लाइड ऑफर। सेकेंड, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। किसी भी ऑफर में एक लीगल इंटेंशन होना ज़रूरी है। सोशल इन्विटेशन जनरली ऑफर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल मैं आप लोगों को डिनर पर लेकर जाऊंगी, दिस इज़ ऑफर बट दिस इज़ सोशल अग्रीमेंट। यहाँ पर मेरा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, हेंस दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। इसी टॉपिक पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड ने वाइफ को मेंटेनेंस देने का प्रॉमिस किया होता है। लेटर कुछ मंथ्स बाद वो अपनी वाइफ को पेमेंट देना स्टॉप कर देता है। अब इस पर कोर्ट ने क्या बोला, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स जनरली लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। सो इसी केस से एक प्रिंसिपल निकल कर आता है, सोशल एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स यूजुअली लैक लीगल इंटेंशन। थर्ड प्रिंसिपल इज ऑफर मस्ट बी सर्टेन और डेफिनेट। ऑफर कभी भी वेग नहीं होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड ऑफर का एग्जाम्पल समझते हैं, मैं अपनी बाइक बेचूंगा, इसमें रीजनेबल प्राइस क्या है, कोई टर्म्स हैं, कोई कंडीशंस हैं, वो तो बताया ही नहीं। सो हेंस दिस ऑफर विल बी इनवैलिड ऑफर।
बिकॉज दिस इज अनसर्टेन. ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बाइक 10,000 रुपीज़ में सेल करूंगी. सो देर इज सर्टेनिटी इन दिस ऑफर. अब वाई सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज कोर्ट कभी भी अनसर्टेन अग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करवा सकता. कोर्ट पार्टीज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता. इफ देयर आर नो डेफिनेट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस चीज़ को कोर्ट कैसे एनफोर्स करवा सकता है? सो बिकॉज ऑफ दिस, ऑफर शुड बी ऑलवेज सर्टेन एंड डेफिनेट. नाउ फोर्थ इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी. कम्युनिकेशन एसेंशियल है. विदाउट कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है, और एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है, देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Until the offer is made known to the offeree, there can be no acceptance and hence there will be no contract. इसी कंसेप्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का. इस केस के फैक्ट्स हैं, सर्वेंट मिसिंग चाइल्ड को सर्च कर रहा होता है. उसके बाद जब सर्वेंट गया होता है चाइल्ड को सर्च करने, मास्टर एक रिवॉर्ड अनाउंस करता है कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा XYZ अमाउंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा. सर्वेंट को अवार्ड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी. लेटर उस सर्वेंट ने इस चाइल्ड को ढूंढ दिया और उसके बाद उसने उस रिवॉर्ड को क्लेम किया. यहाँ पर कोर्ट ने बोला नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड. व्हाई? बिकॉज सर्वेंट को इस ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं थी. सो यहाँ से एक प्रिंसिपल निकल के आता है, नॉलेज ऑफ ऑफर इज वेरी एसेंशियल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. जब तक आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. फिफ्थ इज एन ऑफर कैन बी मेड टू सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस. यहाँ पर ऑफरर कोई भी कंडीशंस इम्पोज कर सकता है. एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंगली उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. कोई ए ऑफर करता है, मैं अपना हाउस 10 लाख में सेल करता हूँ, और जो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो मुझे इसका रिवर्ट ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना. बी क्या करता है, उस ऑफर का एक पोस्ट करके एक्सेप्टेंस भेज देता है. यहाँ पर जो ऑफरर है वो उसकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है. क्यों? क्योंकि जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो उसने एक्सेप्ट नहीं करी, वेरएज उसने उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट यहाँ पर काम करा है. हमेशा याद रखना, प्रपोजर इज द मास्टर ऑफ द ऑफर. सिक्स्थ इज टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक अ वैलिड ऑफर. इस कंसेप्ट को कहते हैं हम क्रॉस ऑफर. यहाँ पर क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ए ऑफर करता है, मैं अपनी कार 5 लाख रुपीज़ में बेचूंगा. बी को पता ही नहीं है, और बी वहाँ से ए को ऑफर करता है कि मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदूंगा. मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ. ए को बी के ऑफर के बारे में पता चल जाता है और बी को ए के ऑफर के बारे में पता चल जाता है. दोनों को एक दूसरे के लेटर्स मिल जाते हैं. बट यहाँ पर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना. क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर दोनों ने ही ऑफर कर दिया, किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई. जब ए ने ऑफर रेज करा तो क्या बी ने उसको एक्सेप्ट करा? नहीं. बी ने बल्कि अपना खुद का एक ऑफर रखा एंड बी ए ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा. सो यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिसिंग है. यहाँ पर सिर्फ दोनों ऑफर्स आइडेंटिकल हैं. सो बेसिकली क्रॉस ऑफर क्या हुआ, साइमल्टेनियस ऑफर्स बिटवीन द सेम पार्टीज कंटेनिंग सेम सब्जेक्ट मैटर एंड टर्म्स. बोथ द पार्टीज आर अनअवेयर अबाउट ईच अदर ऑफर्स. Therefore, neither of them accepted the offer. There was no valid acceptance. Hence, these offers are not a valid offer. Seventh is invitation to offer is not an offer. ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसमें ऑफर क्या होता है, ऑफर में हमेशा फाइनल विलिंगनेस शो होती है. एक्सेप्टेंस होते ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है. इन्विटेशन टू ऑफर में दूसरों को ऑफर देने के लिए इन्वाइट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शॉप डिस्प्ले. मॉल्स में शर्ट्स डिस्प्ले पर लगी होती हैं फॉर विद अ प्राइस टैग ऑफ ₹2000, ₹3000. क्या ये एक वैलिड ऑफर है? नहीं. ये एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है. कस्टमर काउंटर पर जाकर एक्चुअल ऑफर करता है. सो इन द केस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, द पर्सन सेंडिंग आउट इन्विटेशन टू ऑफर इज एक्चुअली नॉट मेकिंग एन ऑफर, but only invites the other party to actually make an offer. Here, the person object is to merely circulate the information. Such invitations are not offers in the eyes of law and hence do not become agreements by their acceptance. An invitation to offer is basically, it aims to bring the customer closer to the advertiser to start the negotiations. Invitation to offer, और अगर offer में हम differences समझें, so invitation to offer में क्या होता है, the person sending out the invitation does not make an offer but only invites the other party to make an offer. But in offer, when one party, that is offerer, makes a definite proposal to another party, that is offeree. Offerer में हमेशा एक direct ऑफर
प्रपोजल होता है, बट इनविटेशन टू ऑफर में एक इंसान उस सामने इंसान को बुलाता है कि आप ऑफर रखिए, एंड फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है. इन्विटेशन टू ऑफर में इट एक्सप्रेसेस इनिशियल इंटेंशन, बट इन ऑफर देयर इज अ फाइनल विलिंगनेस. इन्विटेशन टू ऑफर के अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप. इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दैट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट. इस केस में क्या होता है, अ कस्टमर सेलेक्टेड अ ड्रग फ्रॉम द शेल्फ ऑफ अ सेल्फ सर्विस शॉप एंड बॉट इट टू द कैश काउंटर. Here the question arose whether the action of the customer constituted an offer or was it an acceptance to the offer. यहाँ पर कोर्ट ने कहा it was an offer to buy and no sale would take place until the buyer's offer is accepted at the price offered by the seller. Here the principle was raised that display of goods in self-service store is only invitation to offer. It is never considered as offer. Next example, auction, sale, tender notices, advertisement. 8 is ऑफर में भी स्पेसिफिक और इन जनरल. अब स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया होगा और वही स्पेसिफिक पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है बी को कि मैं अपना घर सिर्फ तुम्हें भेजूंगा, और बी बोलता है ओके आई विल एक्सेप्ट, ओके आई एक्सेप्ट दैट. सो यहाँ पर एक वैलिड प्रपोजल बना, एक वैलिड एक्सेप्टेंस हुई, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना. जनरल ऑफर यह होता है एक ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, जो भी उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होता है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. इसी पर एक लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. सो इसके फैक्ट्स क्या होते हैं, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट करा होता है जो स्मोक बॉल को यूज़ करेगा और फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, उसको 100 यूरो रिवॉर्ड मिलेगा. अब यहाँ पर क्या होता है, मिसेस कार्लिन ने प्रोडक्ट को यूज़ किया और उन्हें फिर भी वो बीमार पड़ गई. अब यहाँ पर कंपनी ने पेमेंट को देना से रिफ्यूज़ कर दिया. सो इसी पर कोर्ट ने बोला जो एडवर्टीजमेंट था वो एक जनरल ऑफर था. मिसेस कार्लिन ने एक्सेप्टेंस थ्रू कंडक्ट शो करा. सो यहाँ पर प्रिंसिपल रेज होता है कि जो जनरल ऑफर्स होते हैं वो वैलिड होते हैं, ऑफर पब्लिक को दिया जा सकता है, एक्सेप्टेंस कंडक्ट से शो हो सकती है, और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वैलिड होते हैं. 9th इज आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर. सिर्फ इंक्वायरी का आंसर देना एक वैलिड ऑफर नहीं होता है कभी भी. फाइनल यहाँ पर विलिंगनेस ज़रूरी होती है. इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है बम्पर हॉल पेन केस. इसमें क्या होता है, ए सेंड्स अ टेलीग्राम टू बी, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन. बम्पर हॉल पेन वॉज अ प्लॉट ऑफ लैंड. सो टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस. बी ने टेलीग्राफ किया लोएस्ट प्राइस एज ₹1 crore. ए सेंड्स द टेलीग्राम स्टेटिंग दैट then A sends a telegram stating that I agree to purchase the bumper hall pen for 1 crore. Please send us your title details. Now B refused to sell the plot of land at that price. अब A ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया against B. Now कोर्ट ने कहा B did not make any offer to sell his house at that price. He simply answered your question. Thus he had not make any offer. यहाँ पर क्या होता है, वो सिर्फ एक आंसर करता है उसके क्वेश्चन को. तो जब आंसर किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को, वो एक ऑफर नहीं बनाता. आंसरिंग टू अ क्वेश्चन डज नॉट क्रिएट्स एनी ऑफर. सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ valid offer. Let's revise quickly all the 9 essential elements of valid offer. An offer may be express or implied. An offer must create legal relationship. Offer must be certain or definite. An offer must be communicated to the offeree. An offer can be made to subject to any terms and conditions. Two identical cross offers do not make a contract. An invitation to make offer is not an offer. An offer may be specific or general. The answer to a question is not an offer. So these are the essential elements of a valid offer. Now let's understand types of offers. कितने तरह के ऑफर होते हैं? Express offer, implied offer, general offer, specific offer, standing offer, open offer, cross offer, counter offer. Now let's start with the very first type of offer, that is express offer. जब ऑफर clearly words के थ्रू communicate किया जाता है उसे express offer कहते हैं. Words यहाँ पर spoken भी हो सकते हैं और written भी हो सकते हैं. यहाँ पर offerer directly अपनी willingness show करता है. So offer made by spoken or by written words is called express offer. For example, A says to B, मैं तुम्हें अपनी कार 5 lakhs में बेचूंगा. ये एक express offer है. Why? Because willingness यहाँ पर direct words के through communicate हुई है. Written offer का example समझते हैं. मैं email करती हूँ, I offer to sell my laptop for 40,000 rupees.
दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेस ऑफर. वाई? बिकॉज यहाँ पर रिटर्न वर्ड्स के थ्रू मेरी इंटेंशन कम्युनिकेट हुआ. एक्सप्रेस ऑफर के कुछ फीचर्स होते हैं जहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन हो. ऑफर डायरेक्ट वर्ड्स में क्लियरली कम्युनिकेट होता है. इंटेंशन विजिबल होती है. कोई भी रीजनेबल पर्सन इजीली समझ सके कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है. और जब रिटर्न या फिर स्पोकनली वर्ड्स होते हैं तो ऐसे केसेस में डिस्प्यूट्स भी कम होते हैं. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में मोस्टली एक्सप्रेस ऑफर्स ही यूज किए जाते हैं क्योंकि प्रूफ इजी होता है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है. एक्सप्रेस वर्ड्स क्रिएट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इंटेंशन. सेकेंड टाइप का ऑफर होता है इम्प्लाइड ऑफर. जब ऑफर वर्ड से नहीं बल्कि कंडक्ट से शो करते हैं उसको इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज, ऑफर इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर. यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली क्लियरली नहीं बोलता आई ऑफर. यहाँ पर कंडक्ट से ही इतना क्लियर होता है कि लॉ रिज्यूम करता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंडक्ट को भी रिकॉग्नाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, बस स्टॉप पर आकर बस रुकती है. क्या ड्राइवर सबको बोलता है आ जाओ मेरी बस में, मेरी सर्विसेज ले लो, प्लीज आ जाओ, मैं आपको आपके स्टॉप पर छोड़ दूंगा? क्या ऐसा बोलता है? नो. स्टिल लॉ अज्यूम करता है ट्रांसपोर्ट कंपनी इम्प्लाइडली ऑफर कर रही है पैसेंजर्स को कैरी करने का. पैसेंजर बस में एंटर करता है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुई, फेयर पेमेंट देता है, वो क्या हुआ, एक कंसिडरेशन हुआ और इसी से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अब फॉर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर शू पॉलिश करने वाले बैठे होते हैं. आप जा रहे हैं शूज़ पहनकर एंड सडनली वो आपके शूज़ को पॉलिश करने लग जाता है. अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो गुस्सा करते हैं कि नो, मैंने तो कहा ही नहीं था, आपने क्यों करा. और वो चुपचाप करवा भी रहे होते हैं बट उसको पेमेंट देने से मना करते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं था. लेकिन ये एक इम्प्लाइड ऑफर है. तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है इस एक्सपेक्टेशन से कि उसको पेमेंट मिलेगा. और आपने सर्विस भी ली. ऐसा नहीं है कि आपने सर्विसेज को मना कर दिया. जब आपने उस सर्विस को लिया है तो एक इम्प्लाइड ऑफर बन जाता है कि आपको उसको पेमेंट देना पड़ेगा. थर्ड इज जनरल ऑफर. जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं. जो भी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करता है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. सिंपली वी से ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज इज कॉल्ड जनरल ऑफर. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में निकलता है जो मेरे इस डॉग को ढूंढ कर लाएगा उसको 50,000 का रिवॉर्ड मिलेगा. दिस इज जनरल ऑफर. यहाँ पर कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और उसको परफॉर्म कर सकता है. दिस इज जनरल ऑफर. इसी पर एक इंपॉर्टेंट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का. इस कॉन्ट्रैक्ट को लेजेंडरी केस कहा जाता है. इसको समझते हैं. इसके जो फैक्ट्स थे वो थे, कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया, जो पर्सन स्मोक बॉल यूज़ करेगा और फिर भी इन्फ्लुएंसा हो जाएगा उसको €100 रिवॉर्ड दिया जाएगा. तो कंपनी ने बोला हमने सिंसियरिटी शो करने के लिए बैंक में €100,000 डिपॉजिट भी किए हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, मिसेस कार्लिल ने प्रोडक्ट को यूज़ किया, एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए उनके अकॉर्डिंग, लेकिन स्टिल उनको इन्फ्लुएंजा हो गया. शी क्लेम्ड रिवॉर्ड, कंपनी रिफ्यूज्ड. नाउ कंपनी के आर्ग्यूमेंट थे, कंपनी ने बोला एडवर्टीजमेंट सीरियस नहीं था, नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड. पब्लिक एडवर्टीजमेंट कोई एक ऑफर नहीं होता. कोर्ट ने इस पर कहा एडवर्टीजमेंट वाज जनरल ऑफर और मिसेस कार्लिल एक्सेप्टेड दैट ऑफर बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस. यहाँ पर प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ, जनरल ऑफर वैलिड है, ऑफर पब्लिक को दिया जा सकता है, एक्सेप्टेंस थ्रू कंडक्ट पॉसिबल है, परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पर ओनली वन साइड प्रॉमिस होता है. सो जनरल ऑफर में नॉलेज ऑफ ऑफर नेसेसरी होती है. अगर पर्सन को ऑफर का नॉलेज ही नहीं था, एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं होती. और अगर हम इसी को लालमन शुक्ला केस से कनेक्ट करके पढ़ें तो लालमन शुक्ला केस में सर्वेंट को क्यों नहीं दिया था रिवॉर्ड, क्योंकि उस केस में उसको नॉलेज नहीं थी. बट यहाँ पर knowledge was there, offer was there, acceptance was there, hence there was a valid contract. But in that case ऑफर था लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, वहाँ पर नॉलेज नहीं थी सर्वेंट को, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पर रिवॉर्ड नहीं मिला था. हेंस दैट वाज आल्सो जनरल ऑफर ओनली एंड दिस इज आल्सो जनरल ऑफर. सेम, बोथ आर सेम बट the conditions are different. So now let's come to next offer, that is specific offer. Specific offer वो होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाता है और वही पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है बी को आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस फॉर 50 लाख रुपीज़. बी इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट करता है देन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट इफ सी एक्सेप्ट्स दिस ऑफर देन हेंस इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वाई? क्योंकि जो इंटेंशन थी यहाँ पर ए की वो थी क्लियर टू सेल हिज हाउस टू बी, नॉट टू सी. सो दस specific offer is made to a specific person and only that person can accept
to whom it is made. General offer और specific offer में अगर हम differentiation समझें, general offer is made to the world at large, whereas specific offer is made to a particular person, and general offer can be accepted by anyone whom the person who is fulfilling the terms and conditions of that offer, whereas specific offer is accepted by that particular person to whom the offer is made. So this is the differentiation between general and specific offer. So अब आते हैं next type of offer, that is cross offer. क्रॉस ऑफर क्या होता है? टू पर्सन सेम टाइम पर आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर एक दूसरे को भेजते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर्स ऑफर. फॉर एग्जाम्पल, ए एक लेटर सेंड करता है बी को, मैं आपको अपना हाउस 50 लाख में सेल करना चाहता हूँ. वहीं पर बी को कहीं थॉट आता है कि मैं ए का हाउस खरीदना चाहता हूँ. मैं ए को एक बार पूछता हूँ, एक ऑफ़र करता हूँ, लेटर वो भेज देता है ऑन द सेम टाइम कि मैं आपका ये हाउस खरीदना चाहता हूँ फॉर 50 लाख रुपीज़. यहाँ पर दोनों ने ही ऑफर रेज किया है, किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं करी. हेंस देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट. टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते. क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, प्रॉमिस नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा, एक अग्रीमेंट नहीं बनेगा. हेंस देयर विल बी नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रेज होता है, क्रॉस ऑफर्स कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिसिंग होती है. एक इसी का केस पढ़ते हैं. केस था टिन वर्सेस हॉफमैन 1873 का. कोर्ट ने इसमें होल्ड किया था क्रॉस ऑफर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं. वाई नो कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. यहाँ पर सिर्फ ऑफर प्लस ऑफर होता है, तो इस वजह से क्रॉस ऑफर कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर, दैट इज काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर एक्सेप्ट किया गया लेकिन मॉडिफिकेशंस के साथ. मैंने आपको कहा मैं आपको अपना घर 50 लाख रुपीज़ में सेल करना चाहती हूँ. मैंने ए ने बी को कहा. नाउ बी क्या करता है? एक लेटर वापस से लिख के भेजता है, कहता है मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ पर 40 लाख रुपीज़ में. नाउ यहाँ से भी ऑफ़र आया और यहाँ से भी ऑफ़र आया. उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा, उसने बल्कि एक काउंटर ऑफ़र कर दिया. बेसिकली अ रिप्लाई चेंजिंग टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफ़र इज काउंटर ऑफ़र. काउंटर ऑफ़र में क्या होता है? एक ओरिजिनल ऑफ़र रिजेक्ट हो जाता है और एक न्यू ऑफ़र क्रिएट हो जाता है. जो ए ने ऑफ़र किया था वो तो रिजेक्ट हो गया, और जो बी ने ऑफ़र किया था अब यहाँ पर वो न्यू ऑफ़र क्रिएट हो गया. अब ए उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा तो अग्रीमेंट बनेगा, और अगर ए उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उस ऑफ़र को कोलैप्स कर जाएगा. काउंटर ऑफ़र पर ही एक इम्पॉर्टेंट केस है हाइट वर्सेस रेंच का 1840 का. इसमें क्या होता है? फैक्ट्स जो हैं, डिफेंडेंट यहाँ पर ऑफ़र करता है फार्म फॉर 1000 यूरो. प्लेंटिव रिप्लाई करता है आई वॉन्ट टू बाई इट फॉर 950 यूरो. तो डिफेंडेंट ने यहाँ पे उसको रिफ्यूज़ कर दिया. लेटर प्लेंटिव बोलता है ओके आई एक्सेप्ट इट फॉर 1000 यूरो. अब यहाँ पर इशू क्या आता है? क्या ओरिजिनल ऑफर अभी भी अलाइव करता है? कोर्ट ने कहा नो. वाई? काउंटर ऑफर ने ओरिजिनल ऑफर को डिस्ट्रॉय कर दिया था. हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट. काउंटर ऑफर टर्मिनेट कर देता है ओरिजिनल ऑफर को. काउंटर ऑफर के बाद ऑफरी लेटर ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता अनलेस ऑफरर उसको रिन्यू करे. सो अगर हम काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर को एक बार फिर से समझें, दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जाम्पल से. काउंटर ऑफर में फॉर एग्जाम्पल ए बोलता है आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़. बी बोलता है आई वॉन्ट टू परचेज दिस हाउस फॉर 8 लाख रुपीज़. यहाँ पर क्या हुआ? एक काउंटर ऑफर क्रिएट हुआ. जो ओरिजिनल ऑफर 10 लाख का था वो कोलैप्स कर गया, एंड हो गया. अब जो न्यू ऑफर क्रिएट हुआ है दैट इज़ 8 लाख रुपीज़ वाला, अब यहाँ पर ए की मर्जी है, विल ही एक्सेप्ट दैट ऑफर और विल ही रिजेक्ट दैट ऑफर. ए वाला ऑफर ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है. क्रॉस ऑफर में क्या होता है? ए को भी नॉलेज नहीं होती, बी को भी नॉलेज नहीं होती, दोनों ने मेल कर दिया बिना जाने. ए बोलता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़. बी बोलता है आई वॉन्ट टू परचेज योर हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़, विल यू सेल दिस. यहाँ पर क्या हुआ? दोनों को नॉलेज नहीं थी और दोनों ने एक दूसरे को मेल कर दिया विथ सेम टर्म्स एंड कंडीशंस. सो दिस इज क्रॉस ऑफर. लास्ट इज स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर. ये तीनों एक ही ऑफर होते हैं. स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होता है जो एक पीरियड के लिए ओपन रहता है. इन सिंपल वर्ड्स, ऑफर रिमेनिंग ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर. मोस्टली ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलता है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर गवर्नमेंट को बोलता है मैं अगले 1 साल तक 400 पर बैग
के हिसाब से सीमेंट प्रोवाइड करूँगा। गवर्नमेंट जब भी ऑर्डर प्लेस करेगी, ईच ऑर्डर सेपरेट एक्सेप्टेंस होगा। सो अगर हम कंप्लीटली रिवाइज करें टाइप्स ऑफ ऑफर, सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सप्रेस ऑफर जो कि वर्ड से ऑफर होता है। सेकेंड हमने पढ़ा इम्प्लाइड ऑफर जो कि कंडक्ट से ऑफर किया जाता है। थर्ड इज जनरल ऑफर, यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज में ऑफर होता है। फोर्थ इज स्पेसिफिक ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है। फिफ्थ इज क्रॉस ऑफर, साइमल्टेनियसली आइडेंटिकल ऑफर्स हो जाते हैं। सिक्स्थ इज काउंटर ऑफर जहाँ पर मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्टेंस होता है। सेवेंथ इज स्टैंडिंग ऑफर जहाँ पर कंटिन्यूअस ओपन रहता है ऑफर। हमने पढ़ा किस तरीके से एक वैलिड प्रपोजल होता है, वैलिड एक ऑफर होता है। अब हम ये पढ़ेंगे एक ऑफर कब लैप्स कर जाता है, कब वो रेवोकेशन ऑफ ऑफर होता है, एक ऑफर कब खत्म हो जाता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रेवोकेशन हाउ मेड। A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed, by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance, by the failure of the acceptor to fulfill a condition a precedent to acceptance, or by the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor becomes acceptance. सो अगर हम समझें एक ऑफ़र कब ख़त्म होता है, व्हेन देयर इज़ एन ऑफ़र कम्स टू एन एंड, तो एक ऑफ़र रिजेक्शन से ऑफ़र ख़त्म हो सकता है जहाँ पर ऑफरी उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे। एक काउंटर ऑफ़र के थ्रू एक ऑफ़र लैप्स कर सकता है। काउंटर ऑफ़र में ओरिजिनल ऑफ़र हमेशा टर्मिनेट कर जाता है, या फिर उस ऑफ़र का एक्सपायरी हो जाए, टाइम एक्सपायर कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑफ़र इज़ वैलिड टिल 10 AM, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा 10 बजे तक, उसके बाद अगर आप करते हैं देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो जो ऐसे ऑफर्स होते हैं टाइम बेस्ड, अगर जब उनका टाइम एक्सपायर कर जाता है वो ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाता है, या फिर डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर। और लास्ट कम्स रेवोकेशन, जहाँ पर ऑफरर एक ऑफर को विड्रॉ कर लेता है उसके एक्सेप्ट होने से पहले। सो दीज आर सम कंडीशंस जहाँ पर ऑफर लैप्स कर जाता है, जहाँ पर ऑफर खत्म हो जाता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 4 पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, उसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। सेक्शन 7 पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 8 वी विल कवर, सेक्शन 9 वी विल कवर सम मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वी विल कवर। So that's it for today's video. Thank you for watching. If you feel so, do like, share and subscribe to this channel. Thank you.